हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या कर चुके हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। फिर उसके बाद हमने मेथड्स देखे थे हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। हमने फर्स्ट मेथड देखा था हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड हमने देखा था मेथड इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, और थर्ड हमने मेथड जो देखा था वो था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। तो ये तीन मेथड हमने कंप्लीटली डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने फोर्थ मेथड एक देखा था इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल्स। फोर्थ मेथड जो था हमारा वो था हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल्स, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट एक देखा था जो कि था मेलिंग मेथड, और सेकेंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं दैट इज न्यूमरेटर्स मेथड्स। तो इतने तरह के मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए, 3 हमने कम्प्लीटली इन मेथड्स को डिस्कस किया था। और उसके बाद हम फोर्थ मेथड को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा था मेलिंग मेथड, और सेकेंड पार्ट अब हम देखने जा रहे हैं न्यूमरेटर्स मेथड। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था मेलिंग मेथड, उसमें हमने क्या देखा था कि हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं और उस क्वेश्चनर को हम इंफॉर्मेंट के पास मेल कर देते हैं। अब इंफॉर्मेंट क्या करेगा, उस क्वेश्चनर में जो जो क्वेश्चंस लिखे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देगा और उसके बाद वो फील्ड क्वेश्चनर को वापस कर देगा किसे, इन्वेस्टिगेटर को। ये हमने देखा था मेलिंग मेथड में। अब हम देख रहे हैं न्यूमरेटर्स मेथड। देखिए ये मेथड क्या है, जहां पर क्वेश्चनर जो है वो इंफॉर्मेंट के पास भेजा नहीं जा रहा है। इन्वेस्टिगेटर अपने बिहाफ पर एक पर्सन को भेजेगा इंफॉर्मेंट के पास और उस पर्सन को बोला जाता है न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है उस पर्सन को, न्यूमरेटर। इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा है किसके पास, इंफॉर्मेंट के पास। इन्फॉर्मेंट के पास इन्वेस्टर के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेटर का एक पर्सन जाएगा न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर क्या करेगा, इन्फॉर्मेंट के पास जाएगा। अब न्यूमरेटर के पास क्या है, पेपर, दैट इज क्वेश्चनर। न्यूमरेटर के हाथ में क्या है, क्वेश्चनर है जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब न्यूमरेटर इंफॉर्मेंट से ओरली वो क्वेश्चंस पूछेगा जो क्वेश्चनर में लिखे हैं। इंफॉर्मेंट ओरली उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, और जो इंफॉर्मेंट ने आंसर दिया पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो न्यूमरेटर खुद फिल करेगा किसमें, क्वेश्चनर में। समझ में आया। ये मेथड क्या कहना चाहता है कि इन्वेस्टिगेटर ने अपना एक पर्सन सिलेक्ट किया, अपॉइंट किया, जिसे बोला गया न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर गया इंफॉर्मेंट के पास जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। अब जो न्यूमरेटर है वो ओरली इंफॉर्मेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो भी आंसर दिया इंफॉर्मेंट ने वो न्यूमरेटर खुद लिखेगा, खुद फिल करेगा इस क्वेश्चनर में। यानी कि यहाँ पर एक बात निकल के आई कि इंफॉर्मेंट जो है वो खुद क्वेश्चनर फिल नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं बात को। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक बात डिस्कस की थी, अगर आपको ध्यान हो, अगर क्वेश्चनर फिल किया जा रहा है खुद इंफॉर्मेंट के द्वारा तो वो क्या कहलाता है, क्वेश्चनर कहलाता है। अगर क्वेश्चनर इंफॉर्मेंट के द्वारा फिल नहीं किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फिल किया जा रहा है, या फिर इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर किसी पर्सन के द्वारा फिल किया जा रहा है, तो वो क्वेश्चनर हमारा क्या कहलाता है, स्केड्यूल। याद आया आपको।
हमने किया था ये कंसेप्ट कि अगर क्वेश्चनियर इंफॉर्मेंट खुद फिल नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेटर फिल कर रहा है या फिर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन फिल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्वेश्चनियर शेड्यूल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसे क्वेश्चनियर नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, शेड्यूल बोलेंगे। और जो पर्सन इंफॉर्मेशन ले रहा है वो पर्सन कौन है, यहाँ पर न्यूमिरेटर। समझ में आई बात। अब देखते हैं हम कि क्या बोला। अंडर दिस मैथड, इस मैथड में द क्वेश्चनियर इज नॉट सेंट टू द इंफॉर्मेंट, क्वेश्चनियर जो है वो इंफॉर्मेंट के पास भेजा नहीं जाता। द न्यूमिरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इंफॉर्मेंट, न्यूमिरेटर खुद जाएगा इंफॉर्मेंट के पास एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम, और जो न्यूमिरेटर है वो क्वेश्चन पूछेगा इंफॉर्मेंट से। और कौन से क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चनियर में क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए जो हमने पहले मेथड्स किए थे उनमें जो भी इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर पर्सन जा रहा था वो अपने हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कंसेप्ट था और हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन इस कंसेप्ट में क्या है कि न्यूमिरेटर अपने तरीके से या अपने हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्वेश्चनियर में जो क्वेश्चंस लिखे हैं एज इट इज न्यूमिरेटर को इंफॉर्मेंट से पूछने हैं। उसके बाद एंड फिल इन द क्वेश्चनियर हिमसेल्फ एंड फिल द आंसर्स, इन द क्वेश्चनियर हिमसेल्फ, न्यूमिरेटर खुद क्वेश्चनियर में जो आंसर्स है क्वेश्चन के वो खुद फिल करेगा, इंफॉर्मेंट फिल नहीं करेगा। समझ में आया। देखिए यहाँ पर जो दो नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले, वन इज न्यूमिरेटर जो एक पर्सन है, किसने अपॉइंट किया है, इन्वेस्टिगेटर ने, और सेकंड इज शेड्यूल जो कि किसका दूसरा नाम है, क्वेश्चनियर का, क्योंकि क्वेश्चनियर यहाँ पर इंफॉर्मेंट खुद फिल नहीं कर रहा है, कौन फिल कर रहा है, न्यूमिरेटर। तो समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं सुटेबिलिटी कि ये मेथड कब किन कंडीशंस में सुटेबल रहता है या फिर किन कंडीशंस में ये जो मेथड है ये उपयुक्त रहेगा, मतलब सही रहेगा। तो फर्स्ट वन इज वेयर एरिया ऑफ स्टडी इज लार्ज, जहाँ पर जो स्टडी का एरिया है मतलब वो लार्ज है, वाइड है। अब हम इस मेथड से वाइड एरिया को भी कवर कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि न्यूमिरेटर सिर्फ एक ही पर्सन है, न्यूमिरेटर कैन बी मैनी पर्सन्स। अब जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर रहा है वो एक से ज्यादा पर्सन्स भी हो सकते हैं, तो इजीली वाइड एरिया को भी कवर किया जा सकता है। सेकेंड वन इज व्हेन द इंफॉर्मेंट्स आर नॉट एजुकेटेड। अब वही बात है कि जब इंफॉर्मेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो न्यूमिरेटर को खुद क्वेश्चनियर फिल करना पड़ेगा। तो जब इंफॉर्मेंट्स एजुकेटेड ना हो तब हमें इस मेथड को अडोप्ट करना चाहिए। एक थर्ड इसकी सुटेबिलिटी बन सकती है कि ये मेथड कब अडॉप्ट किया जा सकता है, जब जो हमारा न्यूमिरेटर है वो उसे अच्छे से नॉलेज हो इन दो चीज़ों की, एक तो लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेंट और दूसरा कल्चर ऑफ इंफॉर्मेंट। देखिए तीसरा जो सुटेबिलिटी का पॉइंट बन सकता है कि जब हमारा न्यूमिरेटर जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, उसे नॉलेज है किन दो बातों की, सबसे पहला कि जो इंफॉर्मेंट की लैंग्वेज क्या है उसकी नॉलेज है और इंफॉर्मेंट्स का कल्चर क्या है उसकी नॉलेज है, तभी तो न्यूमिरेटर जो इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाएगा। क्योंकि हमारे जो इंफॉर्मेंट्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, तभी हम इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो न्यूमिरेटर के पास नॉलेज होनी चाहिए किसकी, इंफॉर्मेंट की जो लैंग्वेज है उनकी और जो इंफॉर्मेंट्स का कल्चर है उनकी। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ the method, numerators method. फर्स्ट वन इज वाइड कवरेज। अब इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं, यानी कि लार्ज एरिया को इजीली कवर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की बिहाफ पर जो न्यूमिरेटर्स हैं वो जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। अब देखिए ये मेथड एक ऐसा है जहाँ पर प्योरली एक्यूरेसी पाई जाती है। किस तरह से,
अब देखिए हम कह सकते हैं एक्यूरेसी कैसे हुई, क्यों? इन्वेस्टिगेटर खुद तो नहीं जा रहा ना, इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा इन्वेस्टिगेशन करने, कौन जा रहा है? न्यूमिरेटर जा रहा है। लेकिन न्यूमिरेटर जो जा रहा है उसके हाथ में क्या है? क्वेश्चनेयर है, यानी कि जो क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर जिन क्वेश्चंस के आंसर पता लगाना चाहता है, न्यूमिरेटर एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ही लेकर के आएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो रिटन फॉर्म में होगी, और जो आंसर्स राइट किए गए, फिल किए गए, वो किसके द्वारा? न्यूमिरेटर के द्वारा, जो कि हमारा एक्सपर्ट है। तो देखिए अब क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली वही पूछेगा न्यूमिरेटर, और जो आंसर्स फिल किए हैं वो भी एक एक्सपर्ट ने फिल किए हैं। तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी इस मेथड से, दैट विल बी प्योरली एक्यूरेट, और जो इंफॉर्मेशन है उस वो हमारी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उसमें पाई जाएगी। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पर्सनल कांटेक्ट। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेंट है और न्यूमिरेटर है उन दोनों का क्या होगा? पर्सनल कांटेक्ट होगा, जबकि मेलिंग मेथड में ऐसा नहीं था। मेलिंग मेथड हमने कब यूज किया? जब हमारे इन्फॉर्मेंट एजुकेटर थे, हमने डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट्स को मेल कर दिया क्वेश्चनियर। लेकिन अगर हमारे वो एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट इंटरेस्टेड नहीं है क्वेश्चंस के आंसर देने में, तो उनके साथ किसी का इन्वेस्टिगेटर का या इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर किसी पर्सन का कोई पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं था कि जो उन पर्सन्स का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके या उनसे सही आंसर्स ले सके। तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट है न्यूमिरेटर और इंफॉर्मेंट के बीच में। तो इससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नेक्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। अब लास्ट जो हमने मेथड किया था मेलिंग मेथड, उसका एक ड्रॉबैक था, याद है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। और क्यों फ्लेक्सिबल नहीं होती? क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है अगर, तो हम उसे किसी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम चाहते थे, तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस थी मेलिंग मेथड में। लेकिन यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कंप्लीट मिलेगी। क्वेश्चनियर जो फिल किया हुआ है दैट इज फिल्ड विद कंप्लीट आंसर्स। क्यों? क्योंकि न्यूमिरेटर खुद फिल कर रहा है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस मेथड के थ्रू वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट वन इज इम्पार्शियलिटी। अब देखिए यहाँ पर पार्शियलिटी की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि न्यूमिरेटर, पार्शियलिटी किसकी हो सकती थी? न्यूमिरेटर की हो सकती थी। क्यों? वो अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेता, या उसकी बायसनेस हो सकती थी, वो पक्षपात कर सकता था। लेकिन उसके पास क्या है? क्वेश्चनियर है, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो सब लिखा है, और आंसर्स भी उसे लिख कर ही लाने हैं इस क्वेश्चनियर में। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई पार्शियलिटी इस मेथड में नहीं हो सकती। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं इसकी, इस मेथड की डीमेरिट्स क्या हैं, हानियाँ क्या हैं। ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है? हमें इस मेथड के लिए सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए? क्वेश्चनियर चाहिए एक तो, ठीक है। और दूसरा जो चाहिए वो चाहिए हमें न्यूमिरेटर चाहिए। तो पहला खर्चा हमारा राइज हुआ कि हमें क्वेश्चनियर सेट करना है। हमें कैसा क्वेश्चनियर सेट करना है जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हमें दे, और जो इंफॉर्मेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा खर्चा राइज हुआ वो क्वेश्चनियर में। दूसरा हमें न्यूमिरेटर चाहिए। अब न्यूमिरेटर क्या कोई भी अगर बंदा उठाकर बोल देंगे जा भाई ये पर्चा है, इसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, जाकर इनके आंसर्स पता करके आ, नहीं। न्यूमिरेटर हमारा एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्मेंट से इजी वे में क्वेश्चंस पूछ सके और टेक्निकल वे में उन क्वेश्चंस के आंसर को फिल कर सके। अगर न्यूमिरेटर जो है वो एक्सपर्ट नहीं है तो ये मेथड हमारा फेल हो सकता है। तो ये मेथड हमारा टोटली इन दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। अगर इन दो कॉन्सेप्ट्स में कोई गड़बड़ी हुई तो ये मेथड हमारा फेल हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं इस मेथड में, क्वेश्चनियर को सेट करने में, एक्सपर्ट न्यूमिरेटर को अपॉइंट करने में। सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमिरेटर्स। अब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज अराइज होती हैं एक्सपर्ट न्यूमिरेटर्स को ढूंढने में, फाइंड करने में। अगर हमें जो न्यूमिरेटर्स मिले हैं वो एक्सपर्ट नहीं है तो ये मेथड हमारा क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है हर एक इन्फॉर्मेंट के पास जाकर ये सभी क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर आंसर्स फिल करने हैं, फिर लेकर आने हैं।
कंक्लूजन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नोट से टेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। अब किसी कोई पर्सन है वो अपनी खुद की मतलब कुछ कंक्लूजन निकालना चाहता है, खुद के पर्पस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, कलेक्ट करना चाहता है, उसके लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है, बिकॉज दिस मेथड इज टू मच एक्सपेंसिव। तो जो मतलब रिच पार्टीज हैं वही इस मेथड को यूजुअली एडोप्ट करती हैं, क्योंकि ये मेथड जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मली हम कह देते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वही इस मेथड को अपॉइंट करती। देखा है आपने कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो आते हैं सर्वे करने, पेपर उनके हाथ में होता है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर में वो फिल करते हैं और जा कर के वो सबमिट करा देते हैं। तो यूजुअली देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वो इस मेथड को यूज़ करती हैं। अदरवाइज प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि मेथड बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। तो ये था हमारा लास्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, न्यूमरेटर्स मेथड। तो हमने सभी मेथड्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सभी मेथड समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर एक बात चली थी क्वेश्चनेयर की, ठीक है। क्वेश्चनेयर क्या है, एक पेपर के फॉर्म में हो सकता है, मतलब दैट इज वेदर इन हार्ड कॉपी और वेदर इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म, जिस पर बेसिकली क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके आंसर्स हमको फिल करने हैं। हमको मीन्स या तो इन्फॉर्मेंट को या फिर इन्वेस्टिगेटर या फिर इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर किसी पर्सन को। तो अब हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चनेयर है हमारा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ जी, तो हम अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चनेयर में कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनेयर। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। देखिए ये इस तरह का जो क्वेश्चनेयर है जिसमें सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चनेयर बहुत ही इजी रहता है इन्फॉर्मेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जवाब देना है या तो हाँ में या फिर ना में। आपको सिर्फ अपना जवाब देना है या तो हाँ में या फिर ना में, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि क्या आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है, तो आपका जो आंसर होगा वो यस में होगा या फिर नो में होगा, हाँ में या फिर ना में। कोई पूछ ले कि क्या आपके पास कार है, तो आपका आंसर होगा या तो हाँ में या ना में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिनका आंसर करना है यस और नो में, तो ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, की जहाँ पर आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, वेदर यू हैव टू चूज, या तो आपको यस चूज करना है या फिर आपको नो चूज करना है। क्लियर? अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं ना। कि अब देखिए अगर बोल दिया जाए कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करना है, या फिर ये बोल दें कि आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको किस स्टेट में ट्रैवल करना है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाए हरियाणा, पंजाब, यूपी, ठीक है, एमपी। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट में ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो या फिर अगर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास कौन सा किस तरह का व्हीकल है, कार है, बस है, ट्रक है या फिर आपके पास बाइक है। तो चार ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे क्वेश्चनेयर में। अब हमें बताया कि थर्ड जो टाइप है दैट इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, जिसमें हमारी यानी कि इंफॉर्मेंट की कोई भी बायसनेस नहीं चलती। जो आपसे पूछा आपको सीधे सीधे चूज करना है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि आपने 11th में एंटर करते हुए किस स्ट्रीम को चूज किया, तो आपको जो आंसर देना है वो वन वर्ड में देना है। तो आप क्या बोलेंगे, कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर साइंस, जो भी स्ट्रीम आपने चूज किया है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं ना वन वर्ड क्वेश्चंस, जिसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है या फिर एक लाइन में, सिंगल लाइन में आपको अपना आंसर खत्म कर देना है। जो आपसे पूछा टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। आपकी कोई भी बायसनेस नहीं है, आप अपना कुछ ऐड नहीं कर सकते।
इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में अपनी तरफ से आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। इसमें आपको जवाब देना है हाँ या फिर ना। इसमें आपको दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है। इसमें आपसे जो पूछा जाए आपने टू द पॉइंट उसका जवाब देना है, कुछ भी अलग से नहीं बताना है। अब ये लास्ट ऐसा टाइप है जो इन सबसे क्या है, डिफरेंट है, ओपन क्वेश्चंस। इसमें क्या है, आपकी बायसनेस होती है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि आपको क्या सही लगता है या फिर गलत लगता है, या फिर आपके वे से क्या आंसर होना चाहिए। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर किस तरह से देंगे, अपने वे से आप बताएंगे कि ऐसा करके, यानी कि अपने मेथड्स बता रहे हैं, आप अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को बोला जाता है ओपन क्वेश्चंस। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चनेयर में, किसी क्वेश्चनेयर में हो सकते हैं। समझ में आया? सिंपल एंड इजी। सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस एंड ओपन क्वेश्चंस। क्लियर? अब देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा छूट गया, अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक हमारे पास कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पायलट सर्वे। देखिए क्या है ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चनेयर को सेट करते हैं तो आप उसे एक बार चेक कर लें या फिर टेस्ट कर लें। कैसे? अब आपने जो क्वेश्चनेयर सेट किया, हो सकता है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेंट है उसे, उस क्वेश्चनेयर के जो क्वेश्चंस है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हों, जो इन्फॉर्मेंट्स है हो सकता है उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हों। तो इसके लिए जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया वो आप क्या कर लेते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया में उसे टेस्ट कर लेते हैं। यानी कि जब आप क्वेश्चनेयर सेट कर रहे हैं तो उसे 2-4 लोगों में एक बार अप्लाई करके देख लें कि क्या जो इन्फॉर्मेंट है उन्हें जो क्वेश्चंस है वो डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे, क्या जो हमारे क्वेश्चंस है उनका आंसर देने में अनेबल तो नहीं हो रहे पीपल। तो एक बार जब आपने चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया अपने क्वेश्चनेयर को, अगर आपको लगता है यस इट इज राइट, तब आप इसे क्या कर दें, मतलब अडॉप्ट कर लें फॉर योर इन्वेस्टिगेशन। तो पायलट सर्वे क्या कहता है कि आप अपने क्वेश्चनेयर को पहले टेस्ट करें कि आपने जो क्वेश्चनेयर सेट किया है वो एक्चुअली सही है इन्फॉर्मेंट के हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी, या फिर सही नहीं है, कुछ उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। समझ में आया? अब हम देखते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर, कि किसी एक अच्छे क्वेश्चनेयर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला बताया लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए आपके पास आप इन्वेस्टिगेटर है या न्यूमिरेटर है, आपने इन्फॉर्मेंट के आगे एक ऐसा क्वेश्चनेयर रखा जिसमें 100 क्वेश्चंस है। अब देखिए इन्फॉर्मेंट पहले ही देख के इधर उधर हो जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसे लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाने वाला है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए जिसे इन्फॉर्मेंट इजीली आंसर कर सके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सिंप्लिसिटी की जो हमारे क्वेश्चन है वो सिंपल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस ना डालें कि जो इन्फॉर्मेंट्स है वो जिसका उसका आंसर ही ना दे पाए। थर्ड वन इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, की जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस होना चाहिए, जो हमने क्वेश्चंस डाले हैं ना वो लाइन वाइज क्वेश्चन होने चाहिए। अब ऐसा सीक्वेंस बना लें, क्योंकि अगर हम विदाउट एनी सीक्वेंस क्वेश्चंस डालते हैं तो इन्फॉर्मेंट का फ्लो नहीं बनता। प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन होने चाहिए। अब जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन डालेंगे कि क्या आप ये जो प्रोडक्ट है इस ब्रांड का खरीदते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा ना। अगर आपने ये क्वेश्चन डालने से पहले ये क्वेश्चन डाल दिया कि आपको हमारे जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने से क्या फ़ायदा मिलता है, कितना फ़ायदा मिला, तो अगर वो जो इन्फॉर्मेंट है वो प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं तो वो कैसे बता देगा कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए जिसमें क्वेश्चंस सेट किए गए हों।
नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसे जो मतलब इंफॉर्मेंट है वो आंसर करना ना चाहे, या फिर उन्हें मतलब ओड सा लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए, या कि किसी का पर्सनल भी होता है, पर्सनल मैटर कि ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं करना चाहते, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नहीं डालने चाहिए। कैलकुलेशंस, जो आपने क्वेश्चंस डाले हैं उनमें कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कैलकुलेशन का पॉइंट आ जाता है वहाँ पर इंफॉर्मेंट का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। फिर प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। अब देखिए पायलट सर्वे हमने देखा क्या है कि हम अपने जो क्वेश्चनर है उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो यही इन्होंने बोला प्री टेस्टिंग, हमें देखना है अपने एजुकेशनर को टेस्ट करना है कि क्या वाकई जो हमने क्वेश्चनर सेट किया है वो मतलब काम करेगा या फिर नहीं, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शंस, कि जो क्वेश्चनर है उसके साथ इंस्ट्रक्शंस दी जाए इंफॉर्मेंट को, जिन्हें देख करके, जिन्हें फॉलो करते हुए जो इंफॉर्मेंट है वो उस क्वेश्चनर को फिल करें। और नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, कि जो हमारा क्वेश्चनर है ना उसके ऊपर मतलब एक नोटिस होना चाहिए, शॉर्ट नोटिस होना चाहिए, जिससे जो हमारे इंफॉर्मेंट है मोटिवेट हो, या फिर उनको एक रिक्वेस्ट की जाए कि आपको ये जो क्वेश्चनर है ये फिल करके क्या करना है, रिटर्न करना है। मतलब इस तरह की लाइंस होनी चाहिए कि प्लीज रिटर्न इट आफ्टर फिलिंग द क्वेश्चनर, मतलब एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज भेज देना इसे फिल करके। अब नेक्स्ट वन इज नॉन कंट्रोवर्शियल, कि जो क्वेश्चंस है हमारे वो मतलब उनमें किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो वो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऐसा नहीं कि उन आंसर्स पे वाद विवाद हो जाए, तर्क वितर्क की इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो सके। तो इम्पार्शियल होने चाहिए हमारे क्वेश्चंस, उसमें कंट्रोवर्सी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिन पर किसी तरह का तर्क वितर्क या मतलब वाद विवाद ना हो सके। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चनर में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ने क्वेश्चनर, क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर, की एक अच्छे क्वेश्चनर में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी डेटा का सेक्शन था वो खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स करने होते हैं। हम देखते हैं कि सेकेंडरी डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि सेकेंडरी डेटा क्या था हमारा। सेकेंडरी डेटा है हमारा कि जो डाटा हमारे पास हमें कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा दैट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो ऐसा डाटा जिसे पहले किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, हम उसी डाटा को यूज़ करने वाले हैं अपने पर्पज से, तो अपने पर्पज को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वो होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा जो अवेलेबल है वो या तो पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है या फिर अनपब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। पब्लिश्ड मतलब जिसे प्रकाशित किया जा चुका है, जैसे कि जो कि पब्लिक में इजीली अवेलेबल होता है। अनपब्लिश्ड डेटा मतलब जिसे पब्लिकली जो पब्लिश नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया। हमें इस डेटा को मतलब कि देखना पड़ेगा किसी ऑफिस के रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करके, किसी इंस्टीट्यूशन में जा करके, तब कहीं ये डेटा हमें मिलेगा और ये डेटा हमें इजीली अवेलेबल होता है। अब देखिए हमें किस तरह से पब्लिश डेटा मिल सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, मतलब गवर्नमेंट किसी तरह की इंफॉर्मेशन को जब पब्लिश कर रही है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है, जैसे कि मुझे ये देखना है कि जो मेरी स्टेट है हरियाणा या फिर कंट्री है इंडिया, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ये रिकॉर्ड है क्योंकि गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन सर्वे करती है और सर्वे करके गवर्नमेंट इस चीज़ को पब्लिश भी करती है। हमारे पास सब डेटा आ जाते हैं कि ये जो 5 सालों के बाद सर्वे हुआ इसमें हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी रही और उसमें पर्टिकुलर हर एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो गवर्नमेंट ने इस डेटा को पब्लिश किया हुआ है पब्लिक में, पब्लिकली ये डेटा अवेलेबल है, तो इजीली ये डेटा को यूज किया जा सकता है या फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सर्वे के थ्रू या किसी तरह से उन्होंने अगर डेटा को कलेक्ट किया हुआ है और किसी पर्सन को वही डेटा चाहिए तो और पब्लिश किया हुआ है वो डेटा, तो इजीली अवेलेबल हो सकता है।
रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, मतलब जो कमिटीज होते हैं अलग अलग तरह की, या फिर जो कमीशंस होते हैं उन्होंने कोई रिपोर्ट को पब्लिश किया हुआ है तो उस डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, जो ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं उन्होंने कोई डेटा कलेक्ट करके पब्लिश किया है तो उनको भी यूज किया जा सकता है। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उन्होंने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया और जो उनका रिसर्च की रिपोर्ट रही या जो डेटा रहा वो उन्होंने पब्लिश किया है रिसर्च पेपर के थ्रू या किसी तरीके से, तो वो भी अब जो कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो इजीली इंटरनेट के थ्रू या फिर ये चीज़ें हमें इजीली मिल जाती हैं तो उस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। जर्नल्स एंड पेपर्स की जो जर्नल्स होते हैं, जो मतलब मैगजीन्स वगैरह होती हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें जो डेटा पब्लिश किया हुआ है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करती हैं ताकि जो लोग हैं वो देख सके, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो देख सके इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वो जो कंपनी के बारे में, अब जैसे कि मुझे अलग अलग 4 या 5 कंपनीज के बारे में डाटा चाहिए तो मुझे वो डाटा इजीली मिल जाएगा क्योंकि न्यूज़पेपर्स में जो कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि WTO होता है, अभी आप हाल ही में पढ़ भी रहे हैं WHO, ये क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, मतलब जो भी इनका डाटा या रिपोर्ट्स वगैरह होती है उन्हें पब्लिश करते हैं। तो अगर हमें वही डाटा सेम चाहिए तो हम उन्हीं पब्लिकेशंस को, मतलब उसी डाटा को जो उन्होंने पब्लिश किया है उसे इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था कि किन किन के द्वारा पब्लिश किया हुआ डाटा हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पब्लिश किया हुआ डेटा हमें इजीली मिल जाता है क्योंकि पब्लिक में इजीली डेटा अवेलेबल होता है। अब अनपब्लिश डेटा क्या है? ऐसा डेटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट तो किया है लेकिन उस डेटा को अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। पब्लिश नहीं किए जाने का मतलब कि पब्लिक में, आम जनता में वो जो डेटा है उसे नहीं दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर पब्लिश्ड का मतलब आम जनता में उस डाटा को दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है, लेकिन ये जो डाटा है आम जनता में उस डाटा को दिखाया नहीं गया है। तो इस डाटा को हमें जानने के लिए या हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी वो डाटा अवेलेबल है किसी ऑफिस में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में वो डेटा अवेलेबल है तो उस इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो जब हम सेकेंडरी डेटा के बारे में बात करते थे तो वहाँ पर एक बात चली थी कि अगर किसी टीचर को बच्चों के पॉकेट अलाउंस के बारे में जानना है और वो पॉकेट अलाउंस स्कूल ने ऑलरेडी मतलब लिख कर रखे, स्कूल के पास रिकॉर्ड है कि हर एक बच्चे के कितने पॉकेट अलाउंस हैं क्लास +1 के, तो अब जो डाटा स्कूल के पास है क्या स्कूल ने वो डाटा पब्लिक में तो नहीं दिया हुआ ना, स्कूल के पास खुद के पास है, तो वो डाटा कैसा होगा, अनपब्लिश्ड डाटा होगा जो हमें स्कूल के रिकॉर्ड्स को देख करके फाइंड आउट करके वो डाटा मिल सकता है। तो समझ में आया पब्लिश्ड डाटा और अनपब्लिश्ड डाटा। तो इसी के साथ ही ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा लेंथी था ये चैप्टर लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, इजी था, प्रैक्टिकल चीज़ें हमने इसमें देखी। आई होप आपको ये जो चैप्टर है इजी लगा होगा और समझ में आ गया होगा।